हेलो नमस्कार मित्रों, मैं मंजीत कुमार मौर्य अपने चैनल रंजीत हायर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लाए हैं आप लोगों के लिए अवध विश्वविद्यालय अयोध्या फैजाबाद का पीएचडी 2020 का हल प्रश्न पत्र। तो पहले हम शिक्षण और शोध के जो प्रश्न आए थे कॉमन पेपर, उसको हम देखते हैं। इसके बाद हम फिर भूगोल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रश्न आए थे। इसमें पहला प्रश्न है शोध है। शोध क्या है? किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना। दूसरा प्रश्न है शोध क्रिया का भाव है। इसमें सी ऑप्शन सही है। एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने में प्रथम चरण कौन सा है? तो इसमें समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज करना यह प्रथम चरण होता है। शोध प्रबंध कथन है, यह एक दृढ़ कथन होता है। पांचवा क्वेश्चन है शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती? व्यक्ति परकता इसमें सही होगा। छठवां क्वेश्चन, कार्योत्तर शोध का अर्थ है घटना के बाद शोध किया जाता है। नंबर 7, सम्मेलन किसके लिए होते हैं? तो सम्मेलन जो है बहु लक्ष्यांक समूह चर्चाएं, नवीन शोध प्रदर्शित करना उपयुक्त सभी के लिए होते हैं। सही है इसमें सभी। और अगला जो प्रश्न है, जब दो से ज़्यादा उत्तरोत्तर फुटनोट एक ही कृति का संकेत देते हैं तो निम्नलिखित में से एक अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। तो इसमें नंबर 1 सही है, आईबिड। अगला जो है शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? तो विद्यार्थियों की समझ की सीमा में पढ़ाना, ये जो है इसके लिए यूज करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो दार्शनिक शोध, क्रियात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उसकी निष्पक्षता से, उसकी विश्वसनीयता से, उसकी वैधता के जरिए। तो इसमें उपरयुक्त सभी, इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण है तो समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज, ये इसमें उत्तर हो जाएगा। अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। तो विश्वसनीयता, प्रयोग और वस्तुनिष्ठता की। तो इसमें सभी ऑप्शन से हो जाएंगे। एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से पेश करता है। अगला क्वेश्चन जो है सामान्य प्रायिक वक्र रेखा को होना चाहिए। तो यह है जो है शून्य विषम। अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह किस प्रकार का शोध करता है? तो यह शोध हमारा हो जाएगा व्यावहारिक शोध। अगला जो क्वेश्चन है, लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? तो विषय का परिज्ञान। एक थीसिस शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं। तो ये इसमें उत्तर हो जाएगा मूल पाठ में ही। अगला प्रश्न, तात्कालिक समस्या में आने वाली अनुसंधान धारा है तो इसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध। अगला जो है निम्न में से गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है तो इसको सौउद्देश्य, इसमें से हो जाएगा। मैक्स वेबर का अनुसंधान उपागम निम्न में यह समझने के लिए लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध करते हैं कि पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में की जाती है? तो यह है विवेचनात्मक चिंतन फलक। क्वेश्चन नंबर 22, प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है? तो इसमें जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं है। 23 नंबर, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है क्या कहेंगे? तो इसको हम ऐतिहासिक शोध कहते हैं। जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? तो ये हमारा विवरणात्मक शोध का होता है। एक रद्द परिकल्पना है जब चरों के बीच कोई भिन्नता ना हो, इसमें ये सही होगा। निम्नलिखित चरों में से किसे परिमाणात्मक रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता? तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन सही है, पेशेवर अभिवृत्ति।
अगला क्वेश्चन, एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों का सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया, उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, प्रयोगात्मक शोध के रूप में। 28 नंबर, दृश्य प्रपंच शास्त्र फिनामिनोलॉजी शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ऑप्शन ए, गुणात्मक शोध की। 9 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय बच्चे से ज़्यादा लंबे होते हैं, यह निम्नलिखित में से किसके संदर्भ का उदाहरण है? तो यह है ऑप्शन बी, प्रतिनिध्यात्मक क्रॉस सेक्शनल अध्ययन। अक्षय अनुसंधान की अनिवार्य शर्तें आवश्यक तत्व कौन सी हैं? तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना। अगला क्वेश्चन, किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उप समुच्चय के चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इंग्लिश में सैम्पलिंग और हिंदी में कहते हैं न्यायादर्श। तो अगला क्वेश्चन, शोधकर्ता अंततः निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अनुसंधान के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, टारगेट पॉपुलेशन या लक्षित जनसंख्या। किसी न्यायार्थ के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा सांख्यिकीय अनुमान। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार के न्यायाधीश के कुछ लोगों का चयन संभावना दूसरी से अधिक रहती है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, गैर संभाव्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें हमारे डी ऑप्शन से हो जाएगा, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, ये सत्य होगा हमारा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है? तो नए विचारों का संश्लेषण, नए सिद्धांतों का विश्लेषण। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, नए सिद्धांतों का विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता के कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप का विकास करना है और यह भी तय करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े उस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त हैं? तो इसमें ए ऑप्शन से हो जाएगा, कारण प्रतिरूपण। अगला क्वेश्चन, जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो पूर्वव्यापी कार्योत्तर अनुसंधान। प्रायः ऐसे अनुसंधान हैं जिसमें बड़ी संख्या में चर होते हैं, एक सांख्यिकीय तकनीक जिसका उपयोग इस प्रकार के अध्ययन में यह स्थापित करने के लिए किया जाता है जहां चरों के समूह की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधित होने की होती है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, कारक विश्लेषण। प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? तो ये चरों के कार्य साधन पर आधारित होता है। वस्तुओं, घटनाओं और चीज़ों के गुणों को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये वेरिएबल्स के द्वारा या चर के द्वारा मापा जाता है। एक कार्य साधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं? तो इसको एक्टिव वेरिएबल्स या सक्रिय चर कहते हैं। जब हम एक सक्रिय चर का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रतिभागियों का एक ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जाता है वे उपचार के अधीन हैं। वे निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके लिए। तो ये प्रयोगात्मक समूह हो जाएगा। एक शोध विधि या उपकरण जो शोधकर्ता को हर बार अलग परिणाम दे रहा है, ऐसी स्थिति दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो हर बार जब अलग परिणाम दे रहा है इसका मतलब वह विश्वसनीय नहीं होगा। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, कम विश्वसनीयता। निम्नलिखित में से किसका शोध के परिणामों के सामान्यीकरण से निकटतम संबंध है? तो बाहरी वैधता और निष्कर्ष, ये दोनों जो है सही होंगे, इसमें ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? तो अनुसंधान व्यवस्थित होता है, अनुसंधान समस्या उन्मुख है, अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं और इसमें बी ऑप्शन जो है यह अनुसंधान की विशेषता नहीं है। अतः 47 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्व आकांक्षित वस्तुएं हैं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन से है, पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य। अनुसंधान की दिशा का पहला कदम, तो इसमें हमारा पहला कदम जो होता है किसी समस्या का पता लगाना होता है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध से पहले अध्याय में वर्णित किया जाता है, ये भी ठीक है। शोधकर्ता के विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, ये भी ठीक है। परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है, ये भी ठीक। तो इसमें 50 में सभी ऑप्शन जो है सही हैं। यदि कोई अनुसंधान समस्या विजातीय जनसंख्या से संबंधित है तो उससे उपयुक्त विधि कौन सी है? अस्थिरीकृत न्यायादर्श। अगला जो क्वेश्चन है, अनुसंधान में निष्पक्षतावाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है? निष्पक्षता के माध्यम से, विश्वसनीयता के माध्यम से और वैधता के माध्यम से। इसमें डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी वैधता ऐसी विशेषता को मापने से संबंधित है जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता पर यह कल्पना की जा सकती है, उसका अस्तित्व है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, निर्माण वैधता। क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? तो यह होता है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग शोध निष्कर्षों की प्रमाणिकता के संदर्भ में सही है? तो मौलिकता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, यह सभी इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि अधिकांश लोग इससे संबंधित वांछित ज्ञान की अधिकांश लोगों में इससे संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया? व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह या सामान्यीकरण। इसमें ए और बी दोनों से। ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है? तो यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान को स्वीकार्य स्तर है। निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? तो अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। निम्नलिखित में से कौन एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता, ये सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन से हैं? तो इसमें हमारा स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच और विश्लेषण करना, नई चीज़ों को खोजना, ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति बनाए रखना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुसंधान ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने सोच और तर्क क्षमता रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें हमारा अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। कार्य क्षेत्र पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको अनुभव सिद्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? तो अवलोकन, ये शोध की विधि नहीं है। ऐतिहासिक विधि, अब ये हमारा सूची दिया गया, सूची 1 और सूची 2, इनका मिलान करना है। तो इसमें कौन सी शोध विधि है और कहाँ पे प्रयुक्त होती है, इसके लिए इसको मैच करवाना। ऐतिहासिक विधि यह अतीत की घटनाओं से संबंधित है, यानी अतीत की घटनाओं का जब हमें अध्ययन करना होता है तो हम ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण विधि, तो यह है हमारा वर्तमान से संबंधित, वर्तमान आयोजन से रिलेटिव होगा। दार्शनिक विधि, यह हमारा दृष्टिकोण से या दृष्टि से रिलेटिव होगा। और प्रायोगिक विधि यह भविष्य की क्रिया से रिलेटिव होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? तो इसमें अमेजॉन, कॉम, ईबे, जीमेल, ट्विटर। तो ये ट्विटर एक सोशल नेटवर्क है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा के प्राप्तांक का मध्यमान 65 है। कक्षा के आधे विद्यार्थियों का प्राप्तांक का मध्यमान 45 है, तो बचे हुए विद्यार्थियों का मध्यमान क्या होगा? तो इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें 85 आंसर आएगा। अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से दुगनी है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तिगुनी थी, तो अनिल की वर्तमान उम्र क्या है? तो इसमें हमारा 12 आएगा, 12 वर्ष। एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने उसके एकमात्र भाई के पुत्र, मेरी पत्नी का भाई है, वह आदमी की क्या लगती है? तो ससुर की बहन लगती है। एक कोड विशेष में टीचर को VGCEJGT के रूप में लिखा गया है, तो चिल्ड्रन का कोड क्या होगा? तो इसको रीजनिंग का क्वेश्चन हमारा है, तो इसको हम देख लेंगे कि कितने का गैप हो रहा है पिछले वाले में, टीचर वाले में, तो उस हिसाब से चिल्ड्रन वाले में भी हम उतना गैप करके अंक को बैठाएंगे। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है, ठीक है ये क्वेश्चन।
मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आयोग अधिक से अधिक 25,000 का जुर्माना लगा सकता है। इसमें ए बी सी तीनों सही है, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक नंबर सीरीज दी गई है, इसमें से उत्तरोत्तर संख्याओं के कितने युग्मों के बीच 2 का अंतर है, तो इसमें हमारा 6 हो जाएगा। दिए गए अक्षर युग्मों में एक विशेष संबंध है, संबंध के आधार पर दूसरे अक्षर युग्म का चयन कीजिए, ए एफ फिर आई के फिर एल क्यू, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसको हम मैच करवा लेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें टी वी जो है हमारा सही होगा, डी ऑप्शन। एक सांकेतिक प्रणाली में पैन को 31 लिखा जाता है, फिर पी ए आर को 35 लिखा जाता है, तो पी ए टी को क्या लिखा जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 37 हमारा आएगा इसमें। निम्न श्रेणी में त्रुटिपूर्ण संख्या को पहचानो, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है 34। और जब व्यक्ति का सेब और आम दोनों को खरीदना है, किसी व्यक्ति को सेब और आम दोनों को खरीदना है, सेब की कीमत 7 जबकि आम की कीमत 5 है, तो उस व्यक्ति के पास 38 रुपये हैं, तो वह कितने सेब खरीद पाएगा, तो वह जो है 4 सेब खरीद पाएगा। तो 7 चौक 28, तो 4 सेब खरीदेगा 28 रुपये का, और 2 आम खरीदेगा तो वो हो जाएगा 38 रुपये। तो शुद्ध युग्म ऑलवेज नेवर का संबंध समझो और शुद्ध युग्म को पहचानो। तो इसमें विलोम का संबंध है, तो ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। तो इसमें इसी तरह से हो जाएगा, अक्सर मतलब हमेशा, विरले मतलब कभी का ये हो जाएगा। हाँ, और अगला जो है, एक परीक्षा में कुल 35% छात्र हिंदी में, 50% अंग्रेजी में, 20% दोनों में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वालों का प्रतिशत 40% हो जाएगा इसमें। यदि 5,472 बराबर 9, 6,342 बराबर 6, 7,584 बराबर 6, तो 9,236 क्या होगा, तो इसमें हमारा आंसर हमारा 2 आ जाएगा। अगला जो है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सत्य है। इसमें भारत का उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, तो देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित और परिरक्षित करने की एक नागरिक का मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है, तो इसमें हमारा संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, वैज्ञानिक मनस्थिति का विकास और वन्य जीवों की रक्षा, ये अनिवार्य होता है। सरकार का सम्मान हम करें ना करें हमारे ऊपर होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया, तो वारेन हेस्टिंग्स, तो ये जो है इसमें से हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है मिलाने के लिए है, और ये ज्योग्राफी या यूँ कह सकते हैं पर्यावरण का क्वेश्चन है। तो इसमें ओजोन छिद्र, तो ओजोन छिद्र जो है इस एक अल्ट्रा वायलेट किरणों से रिलेटिव है। यह समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता, तो ये ओजोन छिद्र ये हमारा मैच कर जाएगा बी ऑप्शन से। हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हमारा मैच कर जाएगा मीथेन से। और प्राकृतिक आपदाएं, तो सुनामी से मैच होगा। जो धारणीय विकास, ये जो है हमारा पारिस्थितिकीय केंद्रवाद से मैच होगा। तो इसमें इस कूट में 2 सूची हमको मिलानी है, और यह काफ़ी सिंपल है, और इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यस एवं पी तरंगे किससे संबंधित हैं, तो यस और पी तरंगे भूकंप से संबंधित है। भूकंप की 3 तरंगे होती हैं, पी, यस और यल, ये 3 मुख्य तरंगे होती हैं। तो इस श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी, 2, 4, 12, 20, 30, 42, 56, तो इसके आगे फिर इसमें 72 आएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ACFC के बारे में पूछा गया है, और यह प्रशीतन और वातानुकूलन के संयंत्रों से निकलती है। नेत्रों के जलन किस प्रदूषक के कारण होती है, क्वेश्चन UGC नेट की भी परीक्षा में पूछा गया था एक बार। तो ए पैन। और निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ये लवण। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित हैं, तो यह हमारा शिमला में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है
एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है, और ये भोपाल हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। आकाशवाणी किस वर्ष में प्रसारण को नाम दिया गया? तो 1936 में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यह दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। तो दृश्य श्रव्य दो तरफा, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है? तो इसमें है PAL, पाल। इसके बाद DAVP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। इसके बाद 97 क्वेश्चन है, इसमें TRP जो कि टीवी शोज से संबंधित है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। अभी हाल में बहुत ही चर्चित था, ये रिपब्लिक भारत के ऊपर आरोप लगे थे TRP चोरी के मामले में, तो ये अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था, और यह अवध विश्वविद्यालय के PhD परीक्षा में भी पूछ लिया गया। तो हमेशा जो है करंट के जो क्वेश्चन है या करंट मुद्दों से अपडेट रहना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 98, इसमें BB, फिर FEIIMLPP, इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए अगला कौन सा चयन होगा? तो इसमें हो जाएगा TS। एक श्रृंखला 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 इस ढंग से चालू रखा जाए तो श्रृंखला में कौन सा आंकड़ा नहीं आएगा? तो इसमें 33 नहीं आएगा। किसी कोडिंग विधि के अंतर्गत शब्द क्वेश्चन को डोमेस्टिक के रूप में कोडिंग किया गया, तो इस कोडिंग में रिस्पांस को क्या हो जाएगा? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और हम देख लेंगे कि किस क्रम में आ रहे हैं, और इन क्रम को मिला करके जो है सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन से होगा। तो ये तो हो गया हमारा सामान्य अध्ययन का, या यूँ कहें कि पेपर 1 शोध एवं शिक्षण का। और अगला जो ज्योग्राफी का पेपर है इसको हम अगले वीडियो में जो है डाल देंगे। और अभी DDU का दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर का एंट्रेंस अभी 10 जनवरी को होना है, 10 जनवरी 2021 को। तो अनेक विद्यार्थियों ने वहाँ पे अप्लाई कर रखा है। तो पेपर 1 उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में किसी भी विषय से PhD का पेपर, PhD के प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहे हैं। और भूगोल का मैं अलग से एक वीडियो जो है बना दूंगा, और आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का जो PhD का एग्ज़ाम हुआ है अभी 20 दिसंबर 2020 को, तो इसका पेपर 1 और पेपर 2, यानी पेपर 1 मतलब सामान्य जो पेपर होते हैं जनरल पेपर, और पेपर 2 का मतलब जो है ज्योग्राफी का जो पेपर है, उसको भी हम जल्दी ही अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे उनके क्वेश्चन और आंसर। तो जिसको आप लोग देख लें, ताकि जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षा देने से पहले हम अवध विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रश्नों को देख लें, उनको डिस्कस कर लें, ताकि जो है हमें कुछ हेल्प मिल सके या हमें आइडिया हो सके कि हम किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो पिछले पेपर हुए थे वर्ष 2019 में, तो उसका भी वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको जो है अपना चेक कर सकते हैं, या हमारी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। तो पहले भी उसका वीडियो डाला गया है, उसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय में 70 क्वेश्चन आते हैं, और उसको पूरा सॉल्व किया गया है। आप वीडियो जो है पिछली वाली देख करके आंकड़े लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आएंगे या किस तरह के प्रश्न आते हैं।